राजनीति के स्तर अब बहुत बदल रहा है, लोग शिक्षित हो रहे हैं। बिहार के युवाओं में इतनी कैपेसिटी है, इतने कैपेबल हैं कि उनको समझाने की जरूरत नहीं कि राजनीति कैसे करनी है। राजनीति बस इतने की है कि आप जन समस्याओं को समझिए। मुझे लगता है कि राजनीति एक ऐसी जगह है, ऐसी व्यवस्था है जिसमें हमें उम्र के ऊपर नहीं, जितना तजुर्बा जाएगा उतना अच्छा तरीका वो जानेगा व्यक्ति कि कैसे काम करना है। बिहारी शब्द के साथ देश के हर व्यक्ति ने अन्याय किया है और मुझे लगता है कि बिहारी इतिहास इतना मजबूत है कि पूरे दुनिया के इतिहास के बराबर बिहार का इतिहास हो सकता है। बिहार के लिए क्या हो सकता है, बिहार के युवाओं के लिए क्या हो सकता है, बिहार का भविष्य क्या हो सकता है, इस पे बिहार के एक एक व्यक्ति को, एक एक राजनेता को और सरकारों को सोचने की जरूरत है। नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं बिहारी खबर का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम लोग हमारे साथ हैं और उनसे हम लोग बात करेंगे बिहार के यूथ पॉलिटिक्स के बारे में। पहले इनका पहचान हम दे देते हैं। इनका नाम है ऋतुराज सिंह, पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं। इनके पिताजी विधायक हैं आरजेडी से और इनके चाचा प्रभुनाथ सिंह हैं। आइए इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि क्या है इनकी सोच बिहार के यूथ पॉलिटिक्स को लेकर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रण दिया और यहाँ पे मुझे जगह दी अपने मीडिया चैनल पे। देखिए, बिहार की यूथ पॉलिटिक्स की जहाँ तक बात है उसमें बहुत कुछ बताने और समझाने वाला कुछ ऐसा नहीं है। राजनीति के स्तर अब बहुत बदल रहा है, लोग शिक्षित हो रहे हैं। लोगों का प्रयास है कि ऐसे नेता हमारे बीच में आए जो लगातार 5 साल, सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, 5 साल की चुनाव लड़ें, 5 साल चुनाव के मोड में रहें, लोगों के बीच में जाके काम करें। और मुझे लगता है कि बिहार के युवाओं में इतनी कैपेसिटी है, इतने कैपेबल हैं कि उनको समझाने की ज़रूरत नहीं कि राजनीति कैसे करनी है। राजनीति बस इतने की है कि आप जन समस्याओं को समझिए और उन जन समस्याओं का निवारण कैसे होगा, और उसे निवारण करने के लिए आपको कोई व्यवस्था नहीं बनानी है। सरकार में पहले से विधि व्यवस्था उपलब्ध है, बस उस विधि व्यवस्था तक सही मूलभूत जो जगह है वहाँ तक पहुँचाना है। पहुँचाने के लिए जो प्रयास होगा, जो युवा करेगा, वो राजनीति में आगे आएगा। बिहार की राजनीति में युवाओं की क्या भागीदारी होनी चाहिए? कितने प्रतिशत आपको लगता है कि युवा होने चाहिए? जैसे कि बहुत उम्र दराज लोग रहते हैं जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री को ही देख लीजिए, जो अब काफ़ी उम्र हो गया है, उनको बहुत लोगों ने कहा कि उनको अब रेस्ट की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है कि बिहार की पॉलिटिक्स युवाओं के हाथ में जानी चाहिए या अभी भी वैसे ही पारंपरिक तौर पर जो चल रहा है वो चलना चाहिए? देखिए, 2 तरह के युवा होते हैं। एक युवा वो हैं जिन्हें आप उम्र के तौर पे नापते हैं कि 25, 30, 35 तक आप युवा कहेंगे। एक युवा वो है जो बिहार के भविष्य के साथ निर्णय ले कि बिहार का भविष्य क्या होगा। मुझे लगता है कि राजनीति एक ऐसी जगह है, ऐसी व्यवस्था है जिसमें हमें उम्र के ऊपर नहीं, जितना तजुर्बा जाएगा उतना अच्छा तरीका वो जानेगा व्यक्ति कि कैसे काम करना है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके बीच जो आपका नेता है वो 25 साल का है या 50 साल का है। फ़र्क इससे पड़ता है कि उसकी क्षमता क्या है। युवाओं की भागीदारी तब होगी जब युवाओं के लिए कुछ बेहतर काम होगा। और मुझे लगता है कि देश जब से आज़ाद हुआ है, युवाओं की मूलभूत प्रक्रिया वही चाहिए, वही ज़रूरत है। चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छी सड़कें हों, कुछ भी बदलाव नहीं आया है। आज भी अगर आप राजनीति देखते हैं तो आज भी राजनीति या पंचायत स्तर पे चले जाइए, आप विधानसभा स्तर पे चले जाइए, संसदीय स्तर पे चले जाइए, देश के किसी कोने में चले जाइए, हर कोई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की मांग कर रहा है। कहने का मतलब है कि युवाओं को जब अच्छी शिक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेगा, युवा जब खुद आत्मनिर्भर बनेंगे, तब जाके राजनीति के लिए, दूसरे को भविष्य के लिए वो सोच सकते हैं। मतलब कि आपका कहना है कि उम्र कुछ भी हो, मानसिकता युवा वाली होनी चाहिए। जी एकदम। इसमें कुछ देखिए, निर्णय लेने वाला जो व्यक्ति होता है उसका उम्र से कोई मायने नहीं रखता है। आप एक से एक इतिहास देखिएगा कि 25 साल का व्यक्ति कुछ देश में, दुनिया में ऐसा कर चुका है जो अजूबा लगेगा। और ऐसे भी उदाहरण हैं जो 70-75 साल के लोग, 80 साल के लोग कुछ ऐसा कर चुके हैं जो एक युवा की क्षमता के बाहर का है। तो क्षमता उम्र से नहीं आती है, क्षमता हर व्यक्ति का अपना होता है। हाँ, उसकी पॉजिटिविटी, कितना सकारात्मक सोचता है वह व्यक्ति कितना काम कर सकता है, उसका दृढ़ संकल्प क्या है, इस पे युवा की अवस्था निर्णय होती है।
जैसे कि अभी बिहार की जो अभी स्थिति है, इसमें युवा अपने रोजगार को लेके कुछ बहुत ही हद तक परेशान है। मतलब हर भर्ती के लिए निकलता है, आवेदन निकलता है, रोजगार के लिए भर्ती नहीं होती है, या फिर अगर एग्ज़ाम होता है तो रिजल्ट नहीं आता है। तो इस पर आपका क्या है कि देखिए, मुझे लगता है कि बिहारी शब्द के साथ देश के हर व्यक्ति ने अन्याय किया है, और इस अन्याय के पीछे कहीं ना कहीं हम बिहारियों की भी मजबूरी या कमजोरी रही है। अगर आप देश की राजनीति उठा के देखें तो बिहार खुद में इतना संपन्न था, इतना सक्षम था कि बिहार को किसी की ज़रूरत नहीं थी। आज ऐसी परिस्थिति क्यों है कि एक बिहारी जब ग्रेजुएट होता है या 12वीं की परीक्षा पास करता है तो उसे रोजगार के लिए दिल्ली और मुंबई की तरफ रुख करना पड़ता है, और उस दिल्ली मुंबई में जहाँ पे वो अपनी मेहनत से अपना रोजगार चलाता है और बिहारी एक गाली के रूप में प्रयोग किया जाता है। आप अगर कभी बाहर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि आपको अगर कोई बिहारी कहता है तो इसका अर्थ सीधा सीधा है कि आप बेवकूफ़ हैं, आप हो सकता है कि आप किसी अनपढ़ बिरादरी से उठ के आए हैं, आप पिछड़े हैं। ऐसा क्यों है? मुझे नहीं लगता है कि इस देश में किसी भी राज्य का नाम ऐसे लिया जाता हो जैसे बिहार का लिया जाता है। और बिहार को विकसित करने के लिए बाहर की ज़रूरत नहीं है, बिहार की मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। बिहार में ऐसे ऐसे चीज़ पहले से उपलब्ध हैं कि उनकी तरफ थोड़ा सा नज़र दिखा दिया जाए। जैसे बोध गया हमारे पास है, क्या टूरिज़्म नहीं गिर सकता है? आपको नहीं लगता है कि बोध गया अगर गुजरात में होता तो पूरा दुनिया का टूरिज़्म वहाँ पे गिर रहा होता? हमारे देश बिहार में यहीं पे आप जाइएगा पटना में तो पटन देवी के नाम से फेमस 51 शक्तिपीठों में से एक पटन देवी है। क्या 50 जो शक्तिपीठ हैं, आपको लगता है कि पटन देवी की वही स्थिति पड़ी हुई है जो बाकी 50 की है? यहाँ से आप 10वें गुरु सिख समुदाय के आप देखिए, यहाँ से हैं। आपको नहीं लगता कि यह जगह अगर राजस्थान में होता तो पूरा सिख समुदाय वहाँ पे गिर रहा होता? तो जैसे विकसित करने के लिए हमारे पास पहले से विकल्प हैं, लेकिन सरकारों ने सोचा नहीं है। और लोग जो हैं हमारे यहाँ, हमारी राजनीति जाति पाति धर्म अलग अलग मुद्दों पे बंटवारा है। हम भाई भाई में बटे हुए हैं कि हमें ये चाहिए नहीं चाहिए, हमारा अपनी जाति का नेता चाहिए, हमें अपने धर्म का नेता चाहिए, हमें मजबूत बोलने वाला नेता चाहिए। हमने काम करने वाले नेता को चुना ही नहीं है। हमें अपना काम करने वाला नेता जिस दिन युवा चुन लेगा, आप युवा नेतृत्व समझ लीजिए कि बिहार में विकसित हो चुका है। आपने शिक्षा की बात की, आपने रोजगार की बात की, इन दोनों पे भी बात और करेंगे। आपने टूरिज़्म की भी बात की। आपको नहीं लगता है कि बिहार में टूरिज़्म एक ही क्षेत्र में और एक ही क्षेत्र में सीमित रह गया है, और बाकी जो जगह हैं वहाँ पे टूरिज़्म का विकास नहीं हो पा रहा है? जैसे देखिए, किसी भी क्षेत्र को विकसित करने के लिए पहले आपको अपना इतिहास जानना होगा, और मुझे लगता है कि बिहारी इतिहास इतना मजबूत है कि पूरे दुनिया के इतिहास के बराबर बिहार का इतिहास हो सकता है। जैसे मैं छपरा की धरती से आता हूँ, अगर मैं छपरा की धरती को थोड़ा बहुत टटोल लूँ तो छपरा में इतना मौजूद है कि मुझे नहीं लगता है कि बाहर कहीं की बात करने की ज़रूरत है। इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन आदरणीय स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी द्वारा हुआ, और यह दुर्भाग्य है कि जयप्रकाश नारायण के गांव में आपको जाना होगा तो आज भी नाव की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ जाने के लिए सड़कें नहीं हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति पटेल की बनी, तो पटेल की मूर्ति इसलिए बनी, पटेल ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जयप्रकाश नारायण ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया है। पटेल की मूर्ति इसलिए बनेगी क्योंकि वो गुजराती थे। अगर वो बिहारी होते तो उनको कोई नहीं पूछता है। जयप्रकाश नारायण आपके बगल में बिहारी हैं, और आप देखिए उनके गांव में जाने के लिए आज तक सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। हमें सोचना होगा, इस देश में सबसे ज़्यादा चीनी मिल उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में हुआ करता था। ऐसा क्या कारण हुआ कि बिहार से चीनी मिलों को बंद कर दिया गया? लोग कहते हैं विकास कहाँ से आएगा? आप कभी बेंगलोर जाइए, बेंगलोर में जाइए, कुछ नया नहीं है। वहाँ पे आईटी हब बने हुए हैं बड़े बड़े। आईटी हब के लिए आपको क्या ज़रूरत है? अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी बिजली। बिहार आज के समय में 20 घंटे 18 घंटे बिजली पहले से मुहैया करा रहा है। आप कहीं भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, तो आईटी हब क्यों नहीं बना? देश में सबसे ज़्यादा फिल्मों को देखने वाला, आप अगर हिंदी बॉलीवुड के बाद साउथ की फिल्में छोड़े तो तीसरे नंबर पे भोजपुरी इंडस्ट्री है। जिस भोजपुरी के सबसे ज़्यादा बोलने वाले बिहार में, सारे कलाकार बिहार से, बनाने वाले बिहार के, लेकिन इसकी शूटिंग कहाँ होती है? तो मुंबई में, बेंगलोर में, दिल्ली में। बिहार में फिल्म इंडस्ट्री क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है कि बिहार को विकसित नहीं किया जा सकता है। आप गंगा के किनारे बसे किसी भी शहर का उदाहरण उठा लीजिए,
वहाँ की खेती की व्यवस्था देख लीजिए, वहाँ की खेती की व्यवस्था क्या है। लेकिन यहाँ का किसान आपको बदहाल मिलेगा। यहाँ खेती में आपको दिखेगा कि जगह, तो सरकार ने कभी सोचा ही नहीं है कि बिहार को विकसित किया जा सकता है। हमें बहुत ही प्लानिंग के साथ, हमें कुछ नहीं, सिर्फ लेबर एक्सपोर्टर की तरह सामने रख दिया गया है कि बिहार में मजदूर पैदा होते हैं और पूरे देश में मजदूरी करने के लिए बिहार से उठा के आप भेज दीजिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि इसी बिहार से मॉरिशस में जाने वाले लोग मजदूर के रूप में गए थे। आप पहले का मॉरिशस का उदाहरण उठा लीजिए। आज मॉरिशस में जाइए, मॉरिशस में किसी मिनिस्ट्री में चले जाइए, आप प्रधानमंत्री देख लीजिए, मॉरिशस में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देख लीजिए, वो बिहारी हैं। कहने का मतलब है कि हमें जगह मजदूर के रूप में दिया गया था, लेकिन बिहारियों में इतनी क्षमता है कि बिहारी जिस जगह पे जाता है उसे अपना घर, अपनी व्यवस्था समझता है। और उस व्यवस्था को देखिए, मॉरिशस आज दुनिया के मैप पे एक बड़ा नाम बना हुआ है। तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम ऐसा कर सकते हैं। पहले हमें अपनी सोच में सकारात्मक लानी पड़ेगी। तो आपको नहीं लगता कि अभी की जो बिहार सरकार है उसमें ऐसे सोच की कमी है, या ऐसे युवा जो आपके तरीके की सोच रखते हो उनकी कमी है, जिस वजह से ये इस तरह का विकास नहीं हो पा रहा है? देखिए, सोच की कमी नहीं है। अगर सोच की कमी नहीं होती तो मैं आपके सामने मॉरिशस का उदाहरण नहीं देता। मेरे जन्म लेने से पहले यहाँ से लोग मॉरिशस गए थे। नहीं, मैं अभी के सरकार के बारे में बात कर रहा हूँ कि अभी की जो मौजूदा सरकार है, क्या उसमें इस तरह के युवा नेताओं की कमी है, या युवा नेताओं में इस तरीके की सोच की कमी है कि जिस वजह से इस तरह का विकास बिहार में नहीं हो पा रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि हर एक बिहारी को पहले बिहारी होने पे गर्व महसूस करना पड़ेगा। अगर मैं दिल्ली जाता हूँ और दिल्ली का कोई व्यक्ति मुझे बिहारी अगर कहता है अपमान के रूप में, तो उसे बताना होगा कि मैं क्यों गर्व महसूस करता हूँ बिहारी। शून्य का जन्मदाता बिहार है और दशमलव का जन्मदाता बिहार है। एक के नीचे भी गिनती दुनिया नहीं जानती थी और 9 के ऊपर भी गिनती दुनिया नहीं जानती थी। तो दुनिया को हमने गिनती तक सिखाया है। और उस बिहारी शब्द को अगर कोई दुनिया में अपमान कर रहा है तो हमें बताना होगा कि तुम कुछ नहीं थे। हमारे धर्म को उठा लीजिए, ऋषि मुनि पढ़ने जिस जगह पे आते थे, जहाँ से महर्षि हुए, वो बिहार है। नालंदा विश्वविद्यालय का उदाहरण उठा लीजिए। कहने का मतलब कि हमारी राजनीति बहुत सिमट के रह गई है और कुछ खोखले लोगों के कारण यह बदलाव नहीं आया है। हमें ऊपर से सिखाया गया है कि राजनीति में हमारी जाति का नेता होगा तो हमारा अच्छा करेगा, हमारे धर्म का नेता होगा तो अच्छा करेगा, किसी पार्टी का नेता होगा तो अच्छा करेगा। राजनीति को आपको हर पंचायत स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, विधानसभा स्तर पे बदलना होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति में जिस दिन वोटर ये निर्णय ले ले कि मेरा विधायक अच्छा होगा, मेरा सांसद अच्छा होगा, मेरा मुखिया अच्छा होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री हम गलत चुन के भेज देंगे। यहाँ दिक्कत क्या है कि दिक्कत है कि हम मुख्यमंत्री को देख के विधायक को वोट देते हैं, सांसद को वोट देते हैं। तो एक व्यक्ति के अच्छे होने से बिहार सरकार अच्छी नहीं हो सकती, एक व्यक्ति के अच्छे होने से बिहार अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप सदन में एक एक व्यक्ति को अच्छा भेज देंगे तो मुझे नहीं लगता कि एक भी बुरा व्यक्ति आपके सामने आपका निर्णय लेने के लिए तैयार हो सकता है। जैसे शिक्षा की बात करते हैं, अगर युवा हैं जिनको शिक्षा की बहुत ज़रूरत है, तो बिहार में शिक्षा का स्तर, जैसे कि यूजीसी का भी देख लीजिए, नॉर्म्स देख लीजिए, बिहार का जो बाकी जो जिसमें लिस्ट में नाम आता है उसमें भी सबसे निचले स्तर पर है, शिक्षा में भी, स्वास्थ्य में भी, हर तरीके में। तो आखिर बिहार के, अगर आपको भी अगर कोई शिक्षा लेनी हो या मुझे भी अगर शिक्षा लेनी हो, तो आखिर ऐसी व्यवस्था बिहार के युवाओं के लिए क्यों नहीं हो पा रही है कि यहीं रह के हमें अच्छी शिक्षा मिल सके? आखिर हमें बाहर ही शिक्षा के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, रोजगार के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। तो बिहार में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो पाती है? कहाँ कमी आ रही है? जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि मानसिकता की बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है इस बिहार में। बिहार को थोड़े ढंग से आप देख लीजिए। मुझे लगता है कि किसी भी गांव में चले जाइए, उस गांव का 1 बच्चा, 2 बच्चा, 5 बच्चा कोटा जरूर पढ़ने गया होगा। आप उस बच्चे से पूछिए कि आपको पढ़ाने वाला जो शिक्षक है वो किस प्रदेश का है। मुझे विश्वास है कि 60% शिक्षक बिहारी होंगे। वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, वहाँ के निवेशकों के बारे में आप पता कीजिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ 60 से 70% निवेशक बिहारी हैं और पढ़ने वाला बिहारी है। लेकिन वो इंस्टीट्यूट चल कहाँ रहा है? वो इंस्टीट्यूट कोटा में चल रहा है। आप वैसे ही दिल्ली में चले जाइए, अच्छे अच्छे स्कूल, अच्छे अच्छे कॉलेजेस, बिहार के लोग चलाने वाले, पढ़ाने वाला बिहारी और पढ़ने वाला भी बिहारी। दिक्कत क्या है कि हमारे दिमाग में यह बर्ताव बनाया गया है कि बिहार बहुत सिमटा हुआ है, बिहार में अच्छा विकास नहीं है और बिहार में शायद अच्छी शिक्षा भी नहीं है।
ये हमारे दिमाग में बनाया गया, हम सिर्फ और सिर्फ मजदूर के लिए जन्मे हैं। तो जो चीज़ें वहाँ चल रही हैं वहाँ भी बिहारी चला रहा है। बिहारी में सारी क्षमताएं हैं, लेकिन बिहार को कभी वो जगह नहीं दिया गया, सरकारों ने भी कभी प्रयत्न नहीं किया और यहाँ के लोगों ने भी ऐसा सोच नहीं रखा कि बिहार ऐसा विकसित हो सकता है। पहले के मुकाबले बिहार में भी शिक्षा को लेकर कोचिंग संस्थान ये सब काफ़ी खुले हैं बिहार में, पर यहाँ की सरकार ना यहाँ के व्यवसाय की कोई मदद कर पा रही है और ना ही यहाँ के शैक्षणिक संस्थानों की कोई मदद कर रही है। इस कोरोना काल में जो कोचिंग संस्थान हैं, स्कूल हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के जो अच्छी शिक्षा दे सकते हैं बिहार के बच्चों को, यहीं पे युवाओं को, उनको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। तो इस पर क्या होना चाहिए? अगर आपके अंडर हो, अगर कुछ हो, या फिर आप इस तरीके का कुछ सोच रखते हैं, तो क्या होना चाहिए कि इन सबों को बेहतर किया जाए? जैसे देखिए, सरकारों को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बिहार की शिक्षा को बदलने के लिए हमें क्या करना है। सबसे साधारण उदाहरण लेते हैं कि बिहार शिक्षा मित्र की जो बहाली होती है, उसके जो सबसे निचले शिक्षक हैं, मुझे लगता है कि 20-22 हज़ार 25 हज़ार से कम महीना नहीं होगा। और आप पटना के किसी वैसे विद्यालय का नाम उठाइए जो बहुत नामी है, बहुत बड़ा नाम है, वहाँ पे किसी शिक्षक की तनख्वाह क्या होगी? 20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार। कहने का मतलब है कि बिहार सरकार जो अपने सबसे निचले स्तर पे पैसा दे रहा है, प्राइवेट सेक्टरों में सबसे उचले स्तर पे पैसा दिया जा रहा है, वही पैसा। तो ऐसा क्या कारण है कि मैं हूं तो, आप हैं तो, या बिहार का कोई व्यक्ति है थोड़ा भी अगर संपन्न है, तो उसकी प्रायोरिटी होती है कि हम किसी प्राइवेट विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ाई दें। आपने ऐसी क्या गलती की है कि 8,000 तनख्वाह पाने वाला शिक्षक हमारे बेटे को, हमारे बेटी को, हमारे परिवार के किसी बच्चे को पढ़ाता है, तो मैं खुशी खुशी पढ़ाने के लिए भेजता हूं कि मेरे बेटे बेटी को अच्छी शिक्षा मिल रही है। लेकिन बिहार सरकार के नियुक्त किए हुए 40,000 रुपये, 50,000 रुपये के एक शिक्षक अगर मेरे बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो मैं अस्वस्थ नहीं हूं, मुझे लगता है कि मैं गलत विद्यालय में भेज रहा हूं। तो ये हमें सरकार को बहुत छोटी चीज़ सोचनी है कि आखिर ऐसी क्या गलती वो कर रहा है, बहुत नहीं सोचना है। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ राजनीति वोट की है। यहाँ कोई ऐसा आया नहीं जिसने सोचा हो कि 5 साल में मैं रहूं या ना रहूं, यहाँ शिक्षा ऐसा परिवर्तन कर दूं कि मेरे बाद जो भी आए उसे इसी लाइन पे सोचना पड़े कि शिक्षा कैसी होगी, यहाँ की व्यवस्था कैसी होगी, यहाँ का स्वास्थ्य कैसा होगा। तो राजनीति यहाँ की जनता बदल सकती है, जिसकी जो ज़रूरत होती है। जैसे देखिए, मैं पेशे से वकील हूँ, मेरे पास अगर कोई भी क्लाइंट अपना केस लेके आता है तो बहुत चीज़ जानते हुए भी क्लाइंट का जो प्रेफरेंस होता है मुझे करना पड़ता है। वो जैसा जैसा मुझे आदेश देता है कि इस रूप में केस को ले जाना है, मुझे करना है। वैसे ही अगर कोई नेता आपका नेतृत्व कर रहा है, जनता जैसी ज़रूरत होगी, वैसा ही राजनीति वो ऊपर करेगा कि आखिर 5 साल मुझसे वोट लेना है। तो ये आप तय कीजिए कि आपको कैसी राजनीति चाहिए। आपको मुख्यमंत्री चुनना है या विधायक या सांसद चुनना है? विधायक सांसद चुनना है तो कैसा विधायक सांसद, जो 5 साल की राजनीति करे या जो 6 महीने की राजनीति करे? ऐसा क्यों होता है कि आपका कोई कैंडिडेट आपके यहाँ से जीत के गया और वो आके पटना बैठा हुआ है, दिल्ली बैठा हुआ है? ऐसा क्यों है कि वो अपने जनप्रतिनिधि से मिलने के लिए उसे समय लेना पड़ रहा है? वो डायरेक्ट फ़ोन क्यों नहीं कर सकता है, डायरेक्ट जाके मिल क्यों नहीं सकता है? तो ये आपको विचार करना है कि आप राजनीति कैसे। और एक व्यक्ति के बदलने से बिहार नहीं बदलने वाला। मैंने पहले बोला कि बिहार संपन्न है, बिहार में कोई कमी नहीं है। बिहार में ना शिक्षा की कमी है, ना स्वास्थ्य की कमी है, सब कुछ यहाँ उपलब्ध है। यहाँ दिक्कत व्यवस्था की है, और वो व्यवस्था सिर्फ सरकार से नहीं बदलेगी। सरकार और आवाम जिस दिन दोनों तय कर लेगी कि हमें व्यवस्था बदलनी है, तो ये व्यवस्था बदल जाएगी। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। मुझे लगता है कि हम अपने जीवन काल में ऐसी बिहार देख सकते हैं जो दुनिया में एक उदाहरण बन सकता है। लेकिन क्या है कि क्या हम तैयार हैं उस उदाहरण को देखने के लिए? हमें अपनी तैयारी करनी होगी। आपने बहुत अच्छी बात बोली अभी कि सरकार और आवाम दोनों को मिलकर यहाँ की व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। हम बात करते हैं कोरोना काल की। ठीक, कोरोना काल में क्या सिर्फ सरकार की गलती थी कि बिहार कुछ कोरोना काल में इस तरीके से परेशान रहा, यहाँ के लोग परेशान रहे, कोरोना का स्तर बढ़ता रहा, या इसमें आप मानते हैं कि यहाँ के आवाम में भी कमी थी कि लोग मास्क का उपयोग नहीं करते थे, सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया था उसका पालन नहीं करते थे? क्योंकि आप अभी भी अगर सड़कों पर घूमिएगा तो आपको मास्क इतना पहने हुए लोग नहीं मिलेंगे, और ना सरकार उसका पालन करवा पा रही है। तो इसमें क्या आवाम की भी गलती है या सिर्फ सरकार को हम सिर्फ गलत ठहरा सकते हैं? देखिए, कोरोना महामारी था
और इसके लिए आप पहले से निर्णय नहीं ले सकते हैं कि कोई महामारी आएगी तो आपको क्या करना है। जो परिस्थिति भूकंप की होती है कि भूकंप आएगा, उसके बाद आप निर्णय लेंगे कि आपको भागना है, कहीं छिपना है, वैसे ही किसी महामारी का निर्णय होता है। जब महामारी आता है किसी भी देश में या दुनिया में, तो उसके बाद फैसले लिए जाते हैं कि क्या करना है। मुझे लगता है कि सरकार थोड़ी घबराहट में अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए कुछ चीज़ें, कुछ डिसीजंस ऐसे लिए गए जो शायद सही नहीं थे। जैसे कि एक समय है, जैसे मान लीजिए कि मैं एक संपन्न परिवार से आता हूँ, ईश्वर की ऐसी कृपा है कि मेरी व्यवस्था ऐसी है कि अगर मैं 4 महीने 6 महीने ना भी कमाऊँ तो मैं चल जाऊँगा। लेकिन आप सोचिए कि अगर कोई मजदूर है जो हर रोज़ कमाता है और उसी दिन खाता है, उसको आप 3 महीने 6 महीने तक किसी घर में बंद कर देंगे तो उसकी व्यवस्था क्या होगी, वो कैसे चलेगा। तो सरकारों को यह निर्णय लेना था कि कैसे फैसले लिए जाएं जिस फैसलों से आवाम को भी दिक्कत ना हो और कोरोना महामारी से भी लड़ा जाए। एक ऐसा माहौल बना गया है कि कोरोना से पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी, कोरोना पे ना आप बचेंगे ना हम बचेंगे। ठीक है, वो ऐसी परिस्थिति थी। लेकिन भूख से बड़ी लड़ाई किसी से नहीं होती है। हमारे घर के बाहर आप किसी को भी नियुक्त कर दीजिए हमारे जीवन के लिए, अगर मुझे भूख लगेगी और मुझे लगता है कि मुझे भोजन की व्यवस्था यहाँ नहीं होगी तो मैं लड़ने के लिए बाहर निकलूंगा। वही कोरोना की हाल थी। कोरोना काल में सरकारों ने कुछ ऐसे निर्णय लिए, मजदूरों को ऐसे छांटा गया 3-3 हज़ार। सोचिए कि इस देश का दुर्भाग्य कि जो मजदूर किसी अन्य प्रदेश में जाके 12 घंटे 18 घंटे शारीरिक श्रम करता है 300-400 रुपए के लिए, उस मजदूर को 3-3 हज़ार किलोमीटर पैदल आना पड़ा। आपको नहीं लगता है कि ये सरकार की कुव्यवस्था है? आपको नहीं लगता है कि सरकारों ने ऐसा सोचा है कि जिनको मरना है इसी में समाप्त कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है? तो सरकारों ने गलती की। हाँ, आवाम में भी जागरूकता की कमी है। मुझे लगता है कि सही तरीके से प्रचार नहीं किया गया कि आपको मास्क क्यों लगाना है, सैनिटाइजर, हमेशा बदलाव आते रहे कि मास्क ज़रूरत है नहीं ज़रूरत है। आज के समय में सोशल मीडिया की भी कंट्रोल की ज़रूरत है। अलग अलग वीडियो आए, कोई डॉक्टर कहता है कि आप मास्क लगाइएगा तो कोरोना पेशेंट हो जाइएगा, कोई डॉक्टर कहता है कि आप ये खाइएगा तो कोरोना नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि सरकारों को इन पे भी ध्यान दे के रोकने की ज़रूरत थी। देखिए, सही जागरूकता के साथ सही फैसला कोरोना के लिए अच्छी लड़ाई हो सकती थी। लेकिन मुझे लगता है कि आज की जो परिस्थिति है, कोरोना से लगभग हम बाहर निकल चुके हैं। हाँ, कोरोना आज भी चल रहा है, आज भी जगह जगह हमें पेशेंट, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है जो दूसरे लहर में थी। उस समय हमारे जानने वालों में शायद ही बिहार का कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसके जानने वाले में किसी की मृत्यु नहीं हो, किसी के साथ दुर्घटना नहीं हुई। आज वो परिस्थिति नहीं है। तो आज कोरोना के साथ लड़ाई लड़ते हुए बिहार के लिए क्या हो सकता है, बिहार के युवाओं के लिए क्या हो सकता है, बिहार का भविष्य क्या हो सकता है, इस पे बिहार के एक एक व्यक्ति को, एक एक राजनेता को और सरकारों को सोचने की ज़रूरत है कि हमें मूलभूत सुविधा पहले चाहिए या बड़ी बड़ी बातें चाहिए। हमें यह सोचना पड़ेगा कि पटना में हमें म्यूजियम की ज़रूरत है या पटना में अस्पताल की ज़रूरत है। इस कोरोना काल ने हमें दिखाया कि अस्पताल के बिना कुछ नहीं हो सकता, शिक्षा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो आखिर उस व्यवस्था पे अब सरकारें लगे। जो गलतियां पहले हुई हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि पीछे सुधारा जा सकता था या नहीं, लेकिन शायद अब प्रयास किया जा सकता है। अब हमें पिछले गलतियों से बदलाव करते हुए आगे की सुधार की तरफ काम करना होगा। आपसे बातचीत को अंत करने से पहले एक सवाल जो बिहार हमेशा चर्चा में है आजकल, शराबबंदी को लेके, क्या आपको नहीं लगता है कि बिहार सरकार शराबबंदी को कुछ ज़्यादा ही सीरियस लेके और बाकी सारे विषयों को पीछे छोड़ के, और जिससे इस वजह से बिहार का डेवलपमेंट काफ़ी रुक गया है? देखिए, जिस राजधानी में हम बैठे हैं, यहाँ के एक चर्चित राजा हुआ करते थे, धनानंद। अब मुझे नहीं पता है कि आज के युवा, आज के लोग कितना धनानंद का इतिहास जानते हैं। धनानंद का इतिहास ये था कि अपने प्रजा से वो कभी व्यक्ति नहीं मिलते थे और राज्य में बैठ के मांस मदिरा का सेवन करना, जिसे हम आज के आम तौर पे बोलते हैं कि हम मतलब कि जीवन बहुत कम लोगों में सीमित। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी घमंड में हैं कि एक मैंने निर्णय ले लिया और वो निर्णय गलत हो ही नहीं सकता। हमें ये विचार करना है कि जिस बिहार में शिक्षा की इतनी दिक्कत है, जिस बिहार में स्वास्थ्य की इतनी दिक्कत है, जिस बिहार में रोजगार नहीं है, जिस बिहार में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आय का एक मेन सोर्स शराब, जिसके आय पे बिहार, आधा बिहार टिका हुआ था, 10,000 करोड़ रुपए की आय,
प्रतिवर्ष मुझे लगता है बिहार में सिर्फ शराब पे थी, और 10,000 करोड़ इस पे आधारित, कहने का मतलब 20,000 करोड़ रुपए साल का। और इसको सिर्फ इसलिए छांट दिया जाता है कि शराब बुरी चीज़ है। तो शराब बुरी चीज़ है तो शराब बंद कहाँ हुआ, ये तो मैं जानना चाहता हूँ। कल मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि छपरा में 8 लोग मर गए शराब से। उसके पहले मैंने सुना कि 8 या 12 लोग गोपालगंज में मर गए। हर रोज़ अखबार में है कि आपसे जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु हो रही है। आप एक ऐसा कानून लेके आए हैं जो कागज़ पे तो पास हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि धरातल पे उतरा ही नहीं कभी। जिस दिन से शराब बंद हुआ है उस दिन से 5 गुने 8 गुने रेट पे आराम से शराब मुहैया हो रहा है। पहले लोगों को दुकान जाना पड़ता था, अब आपके घर पे दुकान उठ के आ रहा है। आप एक फ़ोन कीजिए, संपर्क कीजिए और दुकान आपके घर पे है। तो शराबबंदी का कानून बिहार में मुझे लगता है कि अभी उचित नहीं होगा। नीतीश कुमार जी को एक बार विचार करना चाहिए कि बिहार कैसे सीमाओं से घिरा हुआ है। बिहार झारखंड से घिरा हुआ है, उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है, बंगाल से घिरा हुआ है। किसी नदी या समंदर से हम नहीं घिरे हुए हैं। समतल ज़मीनें हैं। आप समतल ज़मीनों पर दीवार खड़े नहीं कर सकते हैं, जगह जगह प्रशासन खड़े नहीं कर सकते हैं। तो बाकी सारे जगह पे शराब का कानून है। भाई इस देश को एक संविधान से चलाइए। अगर उत्तर प्रदेश में कोई शराब पीने वाला गिरफ्तार नहीं होता है, उसके खिलाफ कोई कानून नहीं है, तो बिहार में क्यों है? झारखंड में कोई व्यक्ति जाके शराब पीता है तो कोई दिक्कत नहीं, और झारखंड की पी हुई शराब गलती से वो बिहार में घुस जाए तो वो अपराध हो गया। तो वो अपराध क्या बिहार की धरती पे हुआ है? उसके शरीर में शराब है। नीतीश जी ने एक बयान दिया था कि अपने अधिकारियों को एक आदेश दिया था कि आप पटना को काबू में करें, पूरा बिहार आपके काबू में आ जाएगा। लेकिन ऐसा लग तो नहीं रहा है कि पटना में भी शराब पकड़ा ही रही है, और नीतीश सरकार का पूरे अधिकारियों का ध्यान पटना पे है और बाकी जगह शराब का व्यापार हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार ने जितने सीरियसली शराबबंदी को ले रखा है, अगर इतने सीरियसली शिक्षा को, इतने ही सीरियसली स्वास्थ्य को लिया होता तो शायद बिहार का कुछ उद्धार हो गया रहता है। शराबबंदी में जितने प्रशासन को लगाया गया है, अगर चोरी डकैती रोकने के लिए लगा दिया गया रहता तो बिहार में एक चोरी की आपको घटना नहीं सुनने को आती। जगह जगह प्रशासन है, और आपको क्या लगता है कि प्रशासन के चाहे भी नहीं ये शराब चल रहा है? जैसे शराब पीने वाले किसी लोगों में सीमित नहीं है, वो हर विभाग में है। पुलिस कर्मचारी में भी है, हमारे वकील में भी हैं, हो सकता है कि ऑनरेबल जजेस में भी होंगे, इंजीनियर्स में है, डॉक्टर्स में है। शराब पीने वाला कोई विभाग नहीं है कि कोई एक व्यक्ति पीता है जिसको आपको रोक लेना है। हर विभाग में पीने वाले लोग हैं। तो क्या हर कोई चाहता है, पूरा बिहार चाहता है कि शराब बंद हो? शराब देखिए, अगर शराबबंदी कानून अगर इनको लाना है तो मुझे लगता है कि ये उचित समय नहीं है। पहले बिहार को विकसित करें और इस शराब को 5 गुना 10 गुना महंगा कर दीजिए। ये इस परिस्थिति में ला दीजिए कि लोग शराब खरीदने से पहले सोचें कि क्या हमारा पॉकेट अलाउ करेगा हमें शराब पीने से पहले। तो आप उस परिस्थिति में देसी शराब बंद कर दीजिए, लिमिटेड कीजिए, उसमें अलग अलग कानून लाया जा सकता है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक शराबबंदी बिहार में हो जाए और उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल में शराब बिकता रहे, तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? अभी हम लोग बात कर रहे थे ऋतुराज जी से, और इनकी युवा सोच को हमने सुना, समझा और जाना। बिहार को विकसित होने के लिए इस तरीके के युवा सोच की बहुत ज़रूरत है, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे और भी युवा आगे आएंगे। जैसा कि इन्होंने कहा कि हम अगर अपने सदन में एक अच्छा विधायक और अच्छा सांसद चुन के भेजेंगे तो हमारा मुख्यमंत्री और हमारा प्रधानमंत्री ऑटोमेटिकली बढ़िया रहेगा। तो इस सोचने की और समझने की बात है। हमें और आपने सोचना होगा और समझना होगा कि हमें किस तरीके का नेता चाहिए और हमें अपने बिहार में किस तरह का विकास चाहिए। नमस्कार।